EFM इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम अपना पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसका चैप्टर नंबर 14 हम पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 14 है हमारा वित्तीय प्रणाली, कार्य एवं चुनौतियां, फाइनेंशियल सिस्टम, फंक्शंस एंड इश्यूज। इसके पिछले वीडियो में हम वित्तीय प्रणाली का अर्थ वगैरह काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे और अब इस वीडियो में आज पढ़ेंगे हम वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं क्या होती हैं, क्या इनका फंक्शन है और क्या ये प्रक्रिया है, क्या इनका महत्व है, इनके सामने कौन सी चुनौतियां आती हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो वित्तीय बाजार में धन उधार देने वालों तथा धन उधार प्राप्त करने वालों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती हैं। अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं आय के सृजन से अतिरिक्त जो बचत उत्पन्न होती है, यह अतिरिक्त बचतें वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पुनः निवेश क्रिया में सम्मिलित हो जाती हैं। जो वित्तीय संस्थाएं बचतों को निवेश में परिवर्तित करती हैं, उन्हें साधारण शब्दों में वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं कहा जाता है। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं दो प्रकार के कार्यों में संलग्न रहती हैं। एक तो वो बचतकर्ताओं का उधार प्राप्तकर्ताओं से संपर्क कराना तथा दूसरा व्यक्तियों तथा फर्मों के पोर्टफोलियो अधिमानों को संतुष्ट करना। नेक्स्ट इसमें वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया। देश की अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और वित्तीय बाजार की सुदृढ़ता इन्हीं संस्थाओं के ऊपर निर्भर करती है। यह संस्थाएं अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय मध्यस्थता कर वित्तीय सुदृढ़ता को प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं द्वारा की जाने वाली जो मध्यस्थता प्रक्रिया है वो प्रोसेस ऑफ इंटरमीडिएशन कहलाती है और वो किस प्रकार से ये अपनी प्रक्रिया को करती हैं, क्या मध्यस्थ ये लोग अपनी भूमिका निभाते हैं, उसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला बैंकिंग मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया और दूसरा गैर बैंकिंग संस्थाओं की मध्यस्थ प्रक्रिया। फर्स्ट इसमें बैंकिंग मध्यस्थ संस्थाओं की प्रक्रिया। व्यापारिक बैंकों द्वारा मौद्रिक व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय मध्यस्थता की जाती है। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा जमाओं के रूप में बचतकर्ताओं से धनराशि संग्रहित की जाती है तथा उधार प्राप्तकर्ताओं द्वारा धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त की जाती है। इस प्रकार बैंकों की मध्यस्थता प्रक्रिया का यदि हम देखें तो वो मूल बचतकर्ताओं से ही प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है गैर बैंकिंग संस्थाओं की मध्यस्थ प्रक्रिया। ये वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग मध्यस्थता में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। वित्तीय बाजार में कोष प्रवाह बढ़ाने हेतु द्वितीयक परिसंपत्ति में इन संस्थाओं द्वारा मध्यस्थता की जाती है। ये प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके वित्तीय संपत्ति प्राप्त करती हैं तथा अतिरिक्त जो कोष हैं उन संस्थाओं को हस्तांतरित करती हैं जिन्हें आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में बैंकिंग क्षेत्र कोई प्रत्यक्ष मध्यस्थता नहीं करता। इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप में भुगतान तंत्र में अवश्य रहती है। नेक्स्ट इसमें वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के कार्य एवं महत्व कि जितनी भी वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं हैं उनका हमारे आधुनिक अर्थव्यवस्था में बहुत ही सक्रिय योगदान है। उनकी क्रियाशीलता से वित्तीय बाजार विकसित होते हैं तथा अर्थव्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। ये संस्थाएं अपनी सक्रियता से वित्तीय व्यवस्था के लिए अत्यधिक उपयोगी बन चुकी हैं और इनके कार्यों और महत्व को हम इन पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है बचतों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सेविंग्स। वित्तीय संस्थाएं बचतकर्ताओं से उनकी छोटी छोटी बचतों का संग्रह करती हैं और ये संस्थाएं लघु बचतों को एकत्रित करके उत्पादक कार्यों में लगाती हैं। सेकंड है उपभोक्ता साख, कंज्यूमर क्रेडिट। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा उत्पादक कार्यों के लिए अतिरिक्त उपभोक्ता साख भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये संस्थाएं एक तरफ उत्पादक साख प्रदान करके उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को प्रोत्साहन देती हैं और दूसरी ओर उपभोक्ता साख प्रदान करके उत्पादित वस्तुओं के विक्रय में भी सहायता प्रदान करती हैं। थर्ड इसका जो
फंक्शन या इम्पोर्टेंस है वो है उद्योग एवं व्यापार के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये संस्थाएं व्यवसायिक व उद्योग की बचतों को विनियोग में परिवर्तित करती हैं, तो दूसरी ओर उनकी वित्तीय मांग को भी पूरा करती हैं। इस प्रकार व्यापार एवं उद्योग के लिए ये जो संस्था हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। नेक्स्ट है सरकार के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर गवर्नमेंट। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं एक और जहां केंद्र सरकार के लिए प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में मदद करती हैं, तो दूसरी ओर राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां खरीद कर उनको भी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है ऋणदाताओं के लिए लाभकारी, बेनिफिशियल फॉर लैंडर्स। वित्तीय संस्थाएं ऋणदाताओं का ऋणियों से संपर्क कराती हैं और ऋणदाताओं की वित्तीय निधियों को जमा करके उन्हें ब्याज के रूप में प्रतिफल प्रदान करती हैं तथा स्वयं जोखिम लेकर उधारकर्ता को धनराशि ऋण के रूप में देती हैं तथा ब्याज के रूप में प्रतिफल प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट है जोखिम का विस्तार, स्प्रेड ऑफ रिस्क। वित्तीय संस्थाएं अनेक जमाकर्ताओं से धनराशि संग्रहित करती हैं और उनका विनियोजन करती हैं। संस्थाओं का बड़ा आकार, वृहत स्तरीय विनियोजन विशेष की सेवाएं आदि के कारण इन संस्थाओं द्वारा किए गए विनियोजन में जोखिम का विस्तार भी हो जाता है, जिसका लाभ छोटे बचतकर्ताओं को होता है और ये बचतकर्ता भी बड़े पैमाने की बचतों का लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट है नवीन कोषों का सृजन, क्रिएशन ऑफ न्यू फंड्स। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं अपनी वित्तीय गतिविधियों से नवीन कोषों का भी सृजन करती हैं। नेक्स्ट वित्तीय बाजार में तरलता, लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं बड़ी आसानी से किसी भी परिसंपत्ति को शीघ्रता से नकद धनराशि में परिवर्तित कर देती हैं और ये संस्थाएं वित्तीय बाजार में तरलता बनाए रखने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है वित्तीय बाजार में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं ऐसी विभिन्न परिसंपत्तियों व देयताओं में क्रय विक्रय करती हैं जिनका वित्तीय बाजार में अत्यधिक महत्व होता है। वित्तीय संस्थाएं अपनी गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय बाजार में स्थिरता बनाए रखती हैं। एंड लास्ट इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर होल इकोनॉमी। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं वित्तीय बाजार को गतिमान करती हैं, उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करती हैं और एक सुस्थिर संरचना भी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक और साख नीति का सफल क्रियान्वयन भी इन्हीं संस्थाओं पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वित्तीय मध्यस्थ जो संस्थाएं हैं वो आधुनिक अर्थव्यवस्था में अपना किस तरह से सक्रिय योगदान देती हैं। नेक्स्ट इसमें वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के प्रकार। यहाँ पर हम वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं के कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं को उनके स्वरूप के आधार पर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो बैंकिंग संस्थाएं और दूसरा गैर बैंकिंग संस्थाएं। बैंकिंग संस्थाएं वित्तीय बाजार में जो बैंकिंग संस्थाएं हैं वो मध्यस्थ संस्थाओं के रूप में उपयोगी भूमिका अदा करती हैं और बैंकिंग संस्थाओं के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापारिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली वित्तीय संस्थाएं हैं जो आम जनता से बचत संग्रहित करके उसका वित्तीय बाजार में निवेश करती हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक भी सहकारी संरचना के अंतर्गत वित्तीय बाजार में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। दूसरा इसमें गैर बैंकिंग संस्थाएं या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो अलग अलग उद्देश्यों से संग्रहित की गई बचतों को वित्तीय बाजार में निवेश करती हैं। इन संस्थाओं में कौन कौन से आते हैं? इन संस्थाओं में आता है भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आदि इसके अंतर्गत आते हैं।
और सरकारी आदेश में संग्रहित किए गए जितने विभिन्न कोष हैं, जैसे कि पेंशन कोष है, सामान्य न्यास कोष है तथा अन्य विकास निगम है, वो इसके अंतर्गत संस्थाओं में आते हैं। तो इस प्रकार से जो गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं वो भी वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं वित्तीय कोषों को तरलता तथा सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें भारतीय वित्तीय प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां। जितने भी मेजर इश्यूज ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नियोजन के पश्चात से भारत में बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ है और विभिन्न वित्तीय जो मध्यस्थ और बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। यद्यपि आज जो भारतीय वित्तीय प्रणाली है वो अधिक संगठित है, विकसित है, फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां आज मौजूद हैं जिनका कि भारतीय वित्तीय प्रणाली को सामना करना पड़ता है। उसमें कौन कौन सी कमियां हैं? सबसे पहला है उसके अंतर्गत कि वित्तीय संस्थाओं में समन्वय का अभाव, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। भारत में अनेक वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं विद्यमान हैं, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी वित्तीय संस्थाएं मौजूद हैं। इनमें आपसी समन्वय का अभाव है। नेक्स्ट है एकाधिकारिक बाजार संरचना, मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर। कई वित्तीय संस्थाएं तो इतनी वृहद हैं कि वित्तीय क्षेत्र में इनका एकाधिकार स्थापित है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें LIC, UTI, इन्होंने अपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर एकाधिकार कर रखा है और इन संस्थाओं की मुख्य जो कमी है वो है इन संस्थाओं की अकार्यकुशलता, बचतों की कम गतिशीलता इत्यादि इन संस्थाओं की कमी है। इन कारणों से वित्तीय प्रणाली के विकास में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। थर्ड इसमें औद्योगिक वित्त प्रदान करने में विकास बैंकों का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडस्ट्रियल फाइनेंस। विकास बैंक भारतीय वित्तीय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और इनका पूंजी बाजार में भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में औद्योगिक वित्त मुख्यतः सरकार द्वारा संचालित वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये विकास बैंक एक प्रकार से सरकारी वित्त के वितरण का कार्य करते हैं। ये जनता की बचतों को भी गतिशील करने में सहायक नहीं है और वर्तमान में आम जनता के जो बॉन्ड्स हैं, यूनिट्स हैं एवं प्रतिभूतियों के माध्यम से वित्त बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। और लास्ट इसमें अक्रियाशील पूंजी बाजार, इनएक्टिव एंड इरेक्टिव कैपिटल मार्केट। किसी भी देश में पूंजी बाजार का जो मुख्य कार्य है वो बचतों को गतिशील करके अधिक उत्पादन कार्यों में विनियोजित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। भारत में अधिकतर जो विनियोग विकास बैंक द्वारा किए जाते हैं, अधिकतर जनता पूंजी बाजार नहीं जाती है। इस प्रकार वित्तीय बाजार के प्रति कम रुझान का होना भी इसकी मुख्य कमी है। इस प्रकार वर्तमान में पूंजी बाजार को अधिक क्रियाशील बनाने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में भी आपसी सामंजस्य हो रहा है तथा काफी हद तक भारतीय वित्तीय प्रणाली विकसित हुई है।